गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो इस क्लास में हम देखेंगे यात्रियों के नज़रिए चैप्टर 5 आपके हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री के चैप्टर 5 जो यात्री के नज़रिए, उसमें दो क्लास पिछले क्लास में हम ले चुके थे, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपको अल बिरूनी के बारे में। तो इस क्लास में हम अल बिरूनी के ज्ञान के बारे में सीखने को आपको मिलेगा। साथ साथ इब्न बतूता कौन थे, कहाँ से आए थे, वे क्या करने भारत आए थे, उनकी यात्राएं क्या थी, भारत की जर्नी क्या थी, वो रास्ता में आते समय किन किन सामना परिस्थितियों का सामना किया, इन सभी चीज़ के बारे में हम डिटेल से इस क्लास में समझेंगे। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये सारे चीज़ जो आपको सीखने को मिलेंगे। और आपको 100% इब्न बतूता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कब आए थे भारत और वो किनके दरबार में आए थे। ये सभी चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 12th क्लास के आपके पेपर आप जब दीजिएगा उस समय आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप लास्ट तक बने रहते तो इन सभी चीज़ के बारे में आपको बहुत ही अच्छे सीखने को मिलेंगे। तो आई होप, मुझे आशा होगा कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले आपको कि अल बिरूनी कौन थे। अल बिरूनी के बारे में बता ही चुके थे। अल बिरूनी के ज्ञान, तो हम देखते हैं कि अल बिरूनी का ज्ञान हम देख अल बिरूनी बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। अल बिरूनी का ज्ञान, क्योंकि आपको जानना होगा कि अल बिरूनी इतने विद्वान थे, उन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। तो हमें अल बिरूनी के जितने भी किए गए क्रियाकलाप, उनके बारे में सभी चीज़ के बारे में जानकारी हमें किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी, अल बिरूनी की थी, उसी से हमें मिलती है। तो अल बिरूनी के ज्ञान के बारे में भी हमें किताब उल हिंद से ही जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि अल बिरूनी जो है वो मानवीय विज्ञान, गणित और दर्शन, ये चार चीज़ों को, ये चार सब्जेक्ट को वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा उन्हें रुचि हुआ करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा लालायित थे या तो उत्सुक थे, जैसे कि मानवीय विज्ञान, दर्शन, गणित, ये सबको, ये चार सब्जेक्ट को वो पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या क्या ललायित थे। कौन कौन सब्जेक्ट भाई? तो पहला हो गया आपका गणित, दूसरा कौन सा हो गया भाई साहब आपका? दूसरा हो गया आपका दर्शन, दूसरा हो गया दर्शन। तीसरा कौन सा हो गया भाई साहब? दर्शन के बाद आप देखने को मिलेगा आपको गणित हो गया, दर्शन हो गया, मानवीय विज्ञान, मानवीय विज्ञान, मानवीय विज्ञान, मानवीय विज्ञान हो गया, और एक हो गया विज्ञान। ये चार जो पुस्तक है उससे जानने के लिए बहुत ही इच्छुक थे कौन? अल बिरूनी। और उन्होंने पढ़ा भी बहुत ही अच्छा। लेकिन अल बिरूनी मात्र एक मुसलमान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आए और भारत के भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे कि वेदांग, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत इत्यादियों का जो वर्णन करने का जो श्रेय जाता है वो अल बिरूनी को जाता है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। और ये कैसे सीखा? कि आप बोलिएगा कि नहीं तो भाई वेद और वेदांग हो गए, हमारे महाभारत, ये संस्कृत भाषा में सीखा, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। तो अल बिरूनी कैसे जाने संस्कृत भाषा? अल बिरूनी भारत आए, भारत में पुरोहित पंडित के साथ रहे, उनसे रहने के बाद वो संस्कृत भाषा सीख गए। जैसे कि आप इंग्लिश बोलने नहीं जानते, आप कोई भी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों के पास जाइए, 1 2 3 महीना रहिए, आप ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अल बिरूनी भी भारतीय पुरोहित पंडित के पास रहे और उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। उसके बाद उन्होंने महाभारत, हो गए, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, भगवत गीता हो गए, भगवत गीता हो गई। इन सभी चीज़ें जो भारतीय जो ग्रंथ है, जैसे कि और एक है आपका पुराण हो गया, पुराण। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ये क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को वर्णन करने का श्रेय अल बिरूनी को जाता है। तो ये थे उनके ज्ञान। तो क्या अल बिरूनी के बारे में कंप्लीट हो चुके हैं? अल बिरूनी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा का भी वर्णन किया है, महिलाओं की स्थितियों के बारे में भी बताया है, जिससे हम बाद में समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्न बतूता आपके फेमस आ जाते हैं कि इब्न बतूता कौन थे भाई? इब्न बतूता, यदि आप इब्न बतूता को देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या समझते हैं? मैप के माध्यम से इब्न बतूता को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मैप के माध्यम से इब्न बतूता को समझते हैं।
मैप के माध्यम से। आपको कहीं भी देखिएगा तो इब्न बतूता के बारे में हम आपको मैप के माध्यम से ही समझाएंगे। तो आपको मात्र यहाँ तक समझना है, बाकी बाद वाला कंटेंट नहीं समझना है। तो यहाँ आपको आपका डायरेक्टली फोकस होना चाहिए यहाँ। ये क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है? मोरक्को। कौन सा देश है भाई? मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका के एक देश है मोरक्को। मोरक्को में कौन है? तंजियर। तंजियर तंजियर मोरक्को के तंजियर में अल इब्न बतूता का जन्म हुआ था, ठीक है। इब्न बतूता का जन्म वही हुआ था। इब्न बतूता बचपन से ही बहुत उत्सुक व्यक्ति थे। उन्हें बचपन से ही बहुत सारे सीखने की लालसाएं होती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपके घर दरबार में भी देखिएगा, आपके आसपास में देखिएगा, या आप भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बचपन से सीखने की बहुत ही उत्सुकता होती है, और जो उन्हें सीखने की उत्सुकता जो होती है, नई नई चीज़ों को ग्रहण करने की उत्सुकता, उन्हें ही वह अन्य स्टूडेंट से भिन्न करते हैं। वैसे स्टूडेंट को यदि आप वैसे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वह आप अन्य स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा भिन्न है, क्योंकि वैसे ही स्टूडेंट जो है आगे प्रगति करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इब्न बतूता भी क्या थे? बहुत ही ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन में ही कानूनी शिक्षा और साहित्य शिक्षा ग्रहण कर ली। कौन सी शिक्षा भाई? तो उन्होंने बचपन में ही कानूनी शिक्षा हो गए आपकी। इनके कानूनी शिक्षा के बारे में पढ़िएगा तो कानूनी शिक्षा हो गए। एक हो गया साहित्य ग्रंथ हो गए। तो ये दो पुस्तक हैं जिसे ये बचपन में नहीं सीख लिया, क्योंकि इब्न बतूता को जो जन्म हुआ था, ये सारे सीखेंगे कब सीखने को मिलेंगे? क्या एक अनपढ़ परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति ऐसा चीज़ तुरंत सीख सकता? नहीं। जब उनके माता पिता गार्जियन बहुत ही स्ट्रिक्ट और वह विद्वान होंगे तभी तो सीखे। तो जी हाँ, आपको समझ में आ गया कि इब्न बतूता को जो जन्म हुआ था वह तंजियर के एक शिक्षित और सम्मानित परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसलिए वह बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के उत्सुक थे। कानूनी शिक्षा, साहित्य शिक्षा, ये सभी चीज़ों का शिक्षा धारण करने का जो श्रेय जाता है वो आपका इब्न बतूता को जाता है। इब्न बतूता आपको बताना। बतूता तो इब्न बतूता बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा। इसी के लिए हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म मोरक्को के तंजियर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये थे उनकी क्या थे? जीवन परिचय थे। थोड़े बहुत उनकी जीवनी थी कि इब्न बतूता कभी भी वो किताबी ज्ञान पर भरोसा नहीं करते थे, वो किताबी ज्ञान पर अर्जित करना नहीं चाहते थे। इब्न बतूता का मानना है कि घूम करके ज्ञान भी अर्जित किए जा सकते हैं, जो कि किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा अनुभवदायक होती है घूमने वाले ज्ञान। कैसे आप बता सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप किताब से ज़्यादा घूम करके सबसे ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कैसे? मैं भी इसे मानता हूं। आप किताब में पढ़ते हैं उसे भूल जाइएगा, लेकिन अगर वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ के माहौल, उस चीज़ को देखिएगा तो वो हमेशा आपके दिमाग में क्रिएट रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कंचनजंगा जाइएगा, सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है, और एक है काजीरंगा आपका यहाँ पे है। काजीरंगा और कंचनजंगा ये दोनों में डाउट नहीं। काजीरंगा आपका असम में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। यह राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे एक गेंडे की सींग के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन आप काजीरंगा आप पढ़िएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप भूल जाए सॉरी काजीरंगा, कंचनजंगा जब आप पढ़िएगा तो वो भूल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ जा कर के उसे देखिएगा तो वो आपको कभी भूलने याद नहीं रहेगा। वहाँ जाके सेल्फी लीजिएगा, फ़ोटो खिंचाइएगा, हाँ वो हमेशा आपको याद रहेगा, यानी कि घूमने वाला। लेकिन जब उसे किताब में पढ़िएगा तो आप भूल भी सकते हैं। इसी के लिए इब्न बतूता का मानना था कि वह किताबी ज्ञान से ज़्यादा घूम करके ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे, घूम करके ज्ञान अर्जित करने को। इसलिए इब्न बतूता ने जितने भी ज्ञान अर्जित किए वो घूम घूम कर ही अर्जित किए हैं। इसी के लिए वो मोरक्को से निकल पड़े थे भारत के लिए। मोरक्को से निकल पड़े थे कहाँ के लिए? भारत। यहाँ पे था दिल्ली, केंद्र यहाँ पे दिल्ली, आपको याद रखने होंगे। ये वाला क्षेत्र आपका दिल्ली है, वो दिल्ली के लिए निकल पड़े भारत से। भारत सोचिए, भारत से नहीं, मोरक्को से वह दिल्ली के लिए इतने दूर। और वो कैसे? पहले तो ना तो ट्रेन होते थे, ना ही बस होता था, ना साइकिल, ना मोटरसाइकिल, तो वह निकले क्या से?
घोड़ा के माध्यम से इतनी दूर की जो रास्ता उन्होंने तय किया वो घोड़े के माध्यम से इन्होंने तय किया। और इब्न बतूता कभी भी नहीं जाते थे, अकेले तो यात्रा करते ही नहीं थे, समूह में करते थे। तो इब्न बतूता जो है यहाँ से यात्रा किए तो क्या ये सारे देश नहीं पार करते गए होंगे? तो ये सारे देश पार करते होंगे भूमध्य सागर, मिस्र से होते हुए आपका देखेंगे ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, आपका जितना भी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए इब्न बतूता की यात्राएं देख रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सिंध से होते हुए या अफगानिस्तान के कौन सा यहाँ पे हिंदकुश पर्वत, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में हिंदकुश पर्वत पार किए, ये मुल्तान वाले क्षेत्र में पहुंच गए। कहाँ पे? मुल्तान वाले क्षेत्र में पहुंच गए। मुल्तान से फिर चले गए सिंध। अब सिंध तो समीप है, दिल्ली से काफ़ी समीप है सिंध। तो सबसे पहले आपको इसका यात्रा याद रखना है कि अल बिरूनी जो है कहाँ कहाँ की यात्राएं की, कौन कौन से देश के। तो भूमध्य सागर यानी कि ये स्थल वाले रास्ते में जितने भी देश आते हैं, जैसे कि आपका आता है यहाँ पे ईरान, इराक, सीरिया, आपके हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरब, यमन, ओमान, ये सारे चीज़ों की उन्होंने यात्रा करते करते वो भारत पर इंटर करते हैं। कौन सा? बेलन दर्रा, हिंदकुश पर्वत को पार करते हुए वो सबसे पहले मुल्तान पहुंचते हैं। मुल्तान के बाद सिंध पहुंचते हैं। सिंध के बाद वह पहुंचते हैं दिल्ली। कहाँ पे पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं इब्न बतूता। और इसी दिल्ली में शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? एम लिखते हैं, ठीक है, मोहम्मद, बी लिखते हैं, ठीक है, बिन तुगलक, तुगलक सब लिख दें, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के दिल्ली के उस समय शासक थे। तो अब ये यात्राएं हम पढ़ रहे हैं, तो यात्रा करते करते यहाँ पर पहुँच गए। तो इब्न बतूता को उन्होंने देखा, भाई बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वानता को देख करके। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुरंत इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त कर लिया। किस पद पर नियुक्त कर लिया? काजी के पद। काजी यानी कि आप समझते हैं राज्यपाल। काजी यानी राज्यपाल के पद पर उन्हें तुरंत ही क्या कर लिए? नियुक्त कर लिए। गवर्नर यानी कि काजी के पद हो गए गवर्नर, तो उन्हीं के पद में उन्हें नियुक्त कर लिए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक नियुक्त कर दिए। बहुत समय तक दिल्ली में ही इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के पद पर रहे। उसके बाद क्या ख्याल आए मोहम्मद बिन तुगलक को कि वह इब्न बतूता को चीन भेजना चाहते थे अपना दूत बना करके। लेकिन इब्न बतूता चीन भेजना चाहते थे। तो इब्न बतूता भारत पहुंचे कब थे? तो 1333 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत 1333 में। 333 याद रखेंगे, 333 ठीक है। 2 को बीच में गैप कर दीजिए, ठीक है, 2 छोड़ दीजिए। 311 यानी कि 1333 ईस्वी में यहाँ पे पहुंचे थे। तो हम कहा थे कि इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक जो चाहते थे इब्न बतूता को चीन भेजना, अपने क्या बना करके, अपना दूत बना करके भेजना चाहते थे। लेकिन इब्न बतूता जो थे वो घुमक्कड़ व्यक्ति थे, उन्हें तो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इब्न बतूता बोले ठीक है भाई, हम चीन जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम भारत की यात्रा कर लेंगे। इब्न बतूता का कहना था। तो इब्न बतूता क्या थे कि वो इतना हो गया तो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है वो दिल्ली से, दिल्ली में काजी के पद पर थे, तो वो दिल्ली से कहाँ चले जाते हैं? सबसे पहले दिल्ली के से पहले आ जाते हैं मालाबार वाले तट पर। ये मालाबार वाले तट पर ये पहुंच जाते हैं। कौन? इब्न बतूता घूमते घूमते यहाँ पर घूमते घूमते आ जाते हैं। मालाबार तट से वो पहुंच जाते हैं आपके मालदीव। मालदीव यहाँ पे आपके मालदीव, यहाँ पे यही मालदीव। तो मालदीव पर वह रहते हैं। और मालदीव में भी ये 18 माह तक, कितने? काजी के पद पर इन्हें मालदीव में भी रखा। इनकी इतने सारे विद्वता थे, इन्हें काजी के पद पर कितने माह तक रखा गया? 18 माह तक, इंग्लिश से, ठीक है। तो 18 माह तक इन्हें काजी के पद में मालदीव में भी नियुक्त की। ये बहुत समय तक यहाँ पे काम किए। उसके बाद क्या किए कि ये इब्न बतूता जो है वह मालदीव से यहाँ पे इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है, इंडोनेशिया का द्वीप समूह है। तो यहाँ पे ये मालदीव से चल जाते हैं श्रीलंका चल जाते हैं, ठीक है। श्रीलंका चल जाते हैं, मालदीव से फिर चले गए श्रीलंका से ये कहाँ पे चल जाते हैं? ये बंगाल चल जाते हैं। श्रीलंका से कहाँ चल जाते हैं? बंगाल चल जाते हैं। श्रीलंका से फिर बंगाल चल जाते हैं। फिर वह बंगाल से फिर आ जाते हैं श्रीलंका रिटर्न, फिर रिटर्न आ जाते हैं श्रीलंका है।
अब वो श्रीलंका से चल जाते हैं इंडोनेशिया का एक सबसे बड़ा द्वीप है जिसे हम क्या कहते हैं, सुमात्रा। सुमात्रा में चल जाते हैं। सुमात्रा से जहाज पकड़ करके वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे एक क्या है, जल संधि है, सुंडा जल संधि, जो सुंडा जल संधि के माध्यम से होते हुए ये चीन की बीजिंग बंदरगाह पर पहुंचते हैं। कौन सा बंदरगाह, बीजिंग बंदरगाह। ये बीजिंग क्या है, एक बंदरगाह है। चीन के बीजिंग बंदरगाह पर कौन पहुंच जाते हैं, इब्न बतूता फाइनली पहुंच जाते हैं चीन के बीजिंग बंदरगाह पर। तो ये थे, उन्होंने भारत पर आए यात्रा की है। तो यही थी भारतीय यात्राएं इब्न बतूता के, कि वह कैसे कैसे कहाँ पर रहे और अंततः वह चीन के बीजिंग बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में इब्न बतूता फिर से वापस अपने ही देश मोरक्को यहाँ पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मोरक्को चले जाते हैं। तो इस तरह से इब्न बतूता ने भारत की यात्राएं की। उसके बाद वह मोहम्मद बिन तुगलक के दूत बन करके चीन भी गए और वहीं से वो 1347 ईस्वी में भारत आने के बाद वह मोरक्को चले जाते हैं इब्न बतूता। यह था उनकी भारतीय यात्राएं और इब्न बतूता का जीवनी। तो इब्न बतूता कहाँ से कब आए, कैसे आए, तो ये सारे उनकी देश के बारे में बता दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्न बतूता की हम कहानी देखते हैं, यात्रा की कहानी। इब्न बतूता जब यात्रा कर रहे थे तो यात्रा की उनकी हम कहानी देखते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा। इब्न बतूता को बेसिकली क्या क्या चीज़ों के सामना करना पड़ा। तो इब्न बतूता कहते थे कि जब हम रास्ते में आते थे तो हम अकेले नहीं आते थे। उनका कहने का तात्पर्य है जब वो मोरक्को से निकले तो वो अकेले नहीं आए भारत के लिए, जब वो भारत के लिए निकले तो उनका कहना था कि वो हम अकेले नहीं आए थे। तो मेरे साथ बहुत सारे साथी भी आए थे, यानी कि हम कभी भी यात्राएं करते थे समूह में करते थे भाई साहब। क्या में करते थे भाई, कभी भी वो क्या करते थे, यात्रा करते थे तो वो समूह में करते थे। समूह बनाकर क्यों करते थे, क्योंकि उस समय तो ना तो कोई सुरक्षा थी, ना ही कोई पुलिस व्यवस्था थी, रास्ता में कोई लूट लेता, कोई मार देता। इसी के लिए उस समय के व्यक्ति जो थे, 1333 ईस्वी की बात है, ठीक है, 1333 ईस्वी की बात है। तो 1333 ईस्वी बहुत सारे मध्यकाल की बात है। उस समय यात्रा करते थे, कोई रास्ता में आता हमें लूट लेता, मार देता, कुछ कर देता। इसी के लिए इब्न बतूता सारे कोई घोड़ा में निकल जाते समूह में। अब इब्न बतूता ने बताया कि मेरे बहुत सारे जो यात्री हैं वो मारे गए, डाकुओं के घेराव में मारे गए, या तो कोई बेड़ा गए, कोई रास्ता बेड़ा गए। लेकिन इब्न बतूता को सीखने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि वे इन सारे समस्याओं को पार करते हुए वो भारत पर आए थे। तो वह यही बताते हैं अपने यात्रा में, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इब्न बतूता की एक प्रमुख पुस्तक है रेहला। रेहला याद रखिएगा, इब्न बतूता का प्रमुख पुस्तक रेहला से हमें रेहला, ठीक है। तो रोला नहीं, ठीक है, वो रोल नहीं, खाने वाला रोल नहीं, रेहला। तो रेहला नामक पुस्तक से ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इतिहास साक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर किसी भी चीज़ का साक्ष्य नहीं है तो इतिहास नहीं है। साइंस क्या करते हैं, साइंस एक तरह से आपके किसी भी चीज़ की खोज करते हैं तो उस पर निर्भर करता है साइंस, ठीक है। साइंस उस पर निर्भर करता है कि यानी किसी चीज़ को खोज किए तो हमारा साइंस है। ठीक उसी प्रकार इतिहास भी, उनका कोई ना कोई साक्ष्य, कोई ना कोई प्रमाण हो तो वही इतिहास है। घटनाएं तो सभी कोई होते हैं, कल बीता, कल की कोई घटना थे, कल क्या ये इतिहास बन जाएगा, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, वो आम बात है, कोई इतिहास नहीं। लेकिन जिसके साक्ष्य हैं वह इतिहास है, साक्ष्य नहीं तो इतिहास नहीं। तो इसी के लिए हमें रेहला नामक जो पुस्तक है यह इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए हैं, तो उन्हीं पुस्तक से मिलते हैं। तो ये आपको समझ में आए कि कैसे वो मोरक्को से भारत आए, दिल्ली आए, दिल्ली से वो कहाँ मालाबार तट गए, मालाबार से मालदीव, फिर श्रीलंका, श्रीलंका से बंगाल, फिर श्रीलंका, श्रीलंका से सुमात्रा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप, फिर सुमात्रा से चले गए बीजिंग बंदरगाह, बीजिंग बंदरगाह से फिर भारत आए, फिर यहाँ से भारत आते हैं, भारत आने के बाद फिर ये रास्ता पकड़ के फिर वो वापस चले जाते हैं कहाँ, मोरक्को। तो ये थे इन सभी चीज़ के, इब्न बतूता की जीवनी देख लिए, उनकी यात्रा की कहानी देख लिए। अब इब्न बतूता के द्वारा हम अगले क्लास में देखेंगे कि भारतीय शहरों का वर्णन। तो इब्न बतूता भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारे शहरों का वर्णन किया, जैसे कि दौलताबाद, ताराबाद, ये सारे शहर का वर्णन करने का जो श्रेय जाता है वो इब्न बतूता को जाता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इस क्लास में हम इतना ही समझते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। क्या आपको नोट्स लिख रहे हैं, तो आपको नोट्स शायद नहीं दिए हमें, तो नोट्स भी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए।
इम्बतूता का आपके लिए नोट्स आपको लिखने हुए, आप नोट्स भी लिख सकते हैं, इम्बतूता के नोट्स। हाँ, तो इम्बतूता अल बिरूनी के बारे में देख रहे थे। वो पिछले 2 क्लास में किताब लेनिन ये सारे कुछ बता दिए थे। प्रमुख सामाजिक वर्ग ये भी हम बताए हुए थे। खान पान अल बिरूनी, मोहम्मद गजनवी हिंदू, शूद्र जाति के बाद इम्बतूता। हाँ, देखते हैं कि अल बिरूनी का ज्ञान, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल बिरूनी के ज्ञान से, ठीक है। तो ये था अल बिरूनी का ज्ञान, ये है, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं। ये अल बिरूनी का ज्ञान है, ये नहीं, अल बिरूनी का ज्ञान है। फिर ऊपर देखिए इम्बतूता का जीवन, इम्बतूता का जीवन, उनके कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिएगा इम्बतूता की यात्राएं, कहाँ कहाँ यात्रा की। फिर उसका भारत की यात्राएं इम्बतूता की। इम्बतूता की यात्रा की कहानी, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे अगले क्लास में इम्बतूता भारतीय शहरों का वर्णन, ठीक है। तो इस क्लास में इतने ही समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इस क्लास के लिए धन्यवाद।